हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कसिंग आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एनिमल किंगडम। आज हम इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरी बुक में कहीं ना कहीं 11th में इवन 12th में इस पूरी बुक में कुछ टर्म्स डिस्कस किए गए हैं, मतलब टर्म्स का यूज हुआ है, लेकिन उनकी डेफिनेशन कहीं नहीं गिवन है। तो आज हम उन सारे कलेक्टिवली उन सारे टर्म्स को डिस्कस करेंगे कि उनका मीनिंग क्या होता है और कौन सी सेंस में हम उनको यूज करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हैबिट एंड हैबिटेट, है ना, जैसे ही हम क्लासिफिकेशन में बात करते हैं किसी भी फाइलम या किसी भी ग्रुप की, तो सबसे पहले हम देखते हैं उसका हैबिट एंड हैबिटेट क्या है। तो इन दो वर्ड्स का मीनिंग क्या है, पहले हम ये देखेंगे। हैबिट एंड हैबिटेट, हैबिटेट मतलब आप समझते होंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहता है, कहाँ पे वो लिव करता है। ठीक है, और हैबिट मतलब उसकी हैबिट क्या है। जैसे इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी में देखेंगे तो हैबिट का मतलब तो आदत होता है ना। तो हम उसकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैबिट देखेंगे कि वो कैसे जीता है, क्या उसकी लाइफस्टाइल है। ठीक है, तो इन दो टर्म्स को हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम हैबिटेट को ही डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज हैबिटेट, हैबिटेट का मीनिंग क्या होता है। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स, मतलब ये एक ऐसा प्लेस है जहां पे ऑर्गेनिज्म रहता है ना। कहाँ रहता है वो ऑर्गेनिज्म, वाटर में रहता है, जमीन पे रहता है, तो हमें उसका प्लेस देखना है। उसका हैबिटेट ऐसे ही डिसाइड होगा कि ये कहाँ रहने वाला है, एक्वेटिक है या टेरिस्टेरियल है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे हैबिटेट में, दैट विल बी एक्वेटिक हैबिटेट, मतलब पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म। अब पानी में रहने वाले भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। मेराइन वाटर हो सकता है, फ्रेश वाटर हो सकता है, ब्रैकिश वाटर हो सकता है। इन तीनों टर्म्स के मीनिंग आपको पता होंगे, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो समुद्र का पानी होता है दैट इज सेलाइन, है ना, खारा पानी जो होता है जिसमें सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा होता है, उसको कहते हैं हम मेरीन वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर जो नदी का पानी होता है, ठीक है, रिवर का जो पानी होता है, उसकी सैलिनिटी समुद्र के पानी जितनी नहीं होती है। ठीक है, तो वो कहलाता है फ्रेश वाटर। अब ये जो है ब्रैकिश वाटर, ये समझ लो इन दोनों का मिक्सचर है। इन दोनों का मिक्सचर कैसे है, जब एक वाटर बॉडी, फॉर एग्जांपल नदी, फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर बॉडी है, जब एक नदी समुद्र में मिलती है तो जो जहां वो मिलती है, वो जो पॉइंट है, वहां का कंसंट्रेशन क्या होगा सॉल्ट का। देखो, समुद्र का पानी तो मेरीन हो गया, मतलब हाईली सॉल्टी है। ठीक है, और जो रिवर का वाटर है वो क्या है, फ्रेश वाटर है। तो जहां पे वो दोनों मिलते हैं वहां की जो सैलिनिटी है, ना तो वो समुद्र के पानी जितनी होती है, ना ही वो नदी के पानी जितनी होती है। मतलब नदी के पानी से थोड़ी सी ज्यादा और समुद्र के पानी से थोड़ी सी कम। तो वो जो सिचुएशन क्रिएट होती है, वो जो सैलिनिटी क्रिएट होती है, वो कहलाती है ब्रैकिश वाटर। ठीक है, तो ऐसा ये अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन होता है सॉल्ट का, तो ये कहलाता है ब्रैकिश वाटर। आई होप आई एम क्लियर विद द टर्म्स। इन तीनों टर्म्स का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब इनमें पाए जाने वाले एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, मतलब कि जो ऑर्गेनिजम्स इन वाटर बॉडीज में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं। देखो बच्चों, ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स एक ही जगह पे रहते हो। फॉर एग्जाम्पल बॉटम ऑफ द सी, की समुद्र की सतह पे रहते हो, ऐसा भी नहीं है। कुछ फ्लोट करते हैं ऊपर अपर सरफेस पे, कुछ कहीं बीच में रिसाइड करते हैं। तो सबका अपनी एक लोकेशन है कि कहाँ पे वो पाए जाते हैं। तो उन्हीं के बेसिस पे हमने उनका नाम दिया हुआ है कि हम उस टर्म को यूज करके उसका मीनिंग पता कर सकते हैं। तो वही सारे टर्म्स मैंने लिखे हैं। आपने ये टर्म पहले भी सुना है, दैट इज जू प्लैंकटन, और एक और सुना है फाइटो प्लैंकटन। जब हम प्लांट्स वाले ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, प्लैंकटन्स की बात करते हैं, तो हम फाइटो प्लैंकटन बोल देते हैं। जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो हम उनको जू प्लैंकटन बोल देते हैं। तो कॉमनली तो हम इनको प्लैंकटन ही बोलते हैं। ये कैसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, हमने प्रोटिस्टा में पढ़ा है, अगर आपको याद आ रहा है तो फर्स्ट टाइम वी यूज द टर्म प्लैंकटन, वहां पे हमने यूज किया था, है ना, कि वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ये चीज आपको याद आ रही है, सेकेंड चैप्टर में ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर वो प्लांट लाइक है तो वो फाइटोप्लैंक्टन कहलाता है। इफ इट इज एनिमल लाइक तो हम इसको जू प्लैंक्टन कह देते हैं। ठीक है, तो ये कैसे है, ये पैसिवली फ्लोट करते हैं। ये चीज भी हम उस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि वो फ्री स्विमिंग नहीं होते, एक्टिवली स्विम नहीं करते, वो वाटर करंट के साथ में मूव करते रहते हैं कि पानी जिस डायरेक्शन में बहेगा, लहर जिस डायरेक्शन में आएगी, वो भी उसके साथ बह के चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे इनको कहते हैं जू प्लैंक्टन्स या फिर फाइटोप्लैंक्टन्स, एंड दे आर पैसिवली फ्लोटिंग। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि खुद से स्विम नहीं कर पाते हैं, वो वाटर करंट के साथ में ही फ्लोट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नेक्टोन। ठीक है, ये टर्म आपको याद रखने हैं। जैसे प्लैंकटन, ऐसे ही एक वर्ड है नेक्टोन। ये हम कौन से ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज करते हैं, ये हम उन ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज करते हैं जो एक्टिवली स्विम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिश,
फिश क्या है, अपने आप स्विम कर सकती है। तो जो एक्टिवली स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम कहेंगे नेक्टोन। इतना क्लियर है। अब थर्ड पे हम आते हैं, दैट इज न्यूस्टोन। अब न्यूस्टोन कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सरफेस पे रेस्ट करते हैं, ठीक है, मतलब किसी भी वाटर बॉडी की सरफेस पे पड़े रहेंगे वहीं पे एज इट इज। और ये जनरली माइक्रोस्कोपिक रहते हैं, माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। जैसे कि मॉस्क्यूटो का लार्वा है ना, जो मॉस्क्यूटो है वो अपने एग कहाँ ले करता है, किसी भी वाटर बॉडी में, है ना, सरफेस पे ले करता है। तो उसका जो लार्वा है वो भी उसके सरफेस पे ही रहता है, तो उसको क्या कहेंगे, न्यूस्टोन। उसके लिए जो वर्ड यूज होगा न्यूस्टोन। ऐसे ही फिश के लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा नेक्टोन। ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जनरली बुक में बस लिख दी जाती है और हम इसको ऐसे पढ़ के आगे निकल जाते हैं, ये कभी सोचते भी नहीं है कि इनका मीनिंग क्या है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको समझना है कि इनका हर एक चीज का अपना एक मीनिंग होता है। नेक्स्ट इज बेंथिक। बेंथिक का मतलब क्या होता है, रिजाइड ऑन द बॉटम ऑफ वाटर बॉडी। देखो न्यूस्टोन का मतलब था सरफेस पे, वाटर बॉडी के सरफेस पे रह रहा था वो ऑर्गेनिज्म। अब अगर बॉटम पे रह रहा है, ठीक है, उसकी सतह पे रह रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, बेंथिक। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इज लेंटिक एंड लोटिक। देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म जब स्टेगनेंट वाटर बॉडी में होगा, मतलब ऐसा वाटर बॉडी जो मूविंग नहीं है, जैसा लेक हो गया, पोंड हो गया, यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे लेंटिक। ठीक है, ऐसे ही जो लोटिक है, लोटिक कौन से कहलाएंगे, रनिंग वाटर बॉडीज में, जैसे नदी हो गई, नदी बहता हुआ पानी है ना, तो ये कहलाएगा लोटिक। तो लेंटिक और लोटिक तो बहुत ही इजी है, आपको याद हो भी गया होगा कि जो स्टेगनेंट वाटर में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं लेंटिक, और रनिंग वाटर में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं लोटिक। बेंथिक जो किसी भी वाटर बॉडी के नीचे पाए जाते हैं, सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूस्टोन जो ऊपर सरफेस पे रेस्ट करते हैं, नेक्टोन जो एक्टिवली स्विम कर सकते हैं, एंड प्लैंकटोन जो खुद से स्विम नहीं कर सकते बट फ्लोट कर सकते हैं, किसकी वजह से, वाटर करंट की वजह से। ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में वाटर करंट फ्लो कर रहा है वो भी इजीली फ्लोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स हमने यूज किए हैं, किसकी सेंस में यूज किए हैं, ये हमने एक्वेटिक हैबिटेट की सेंस में यूज किए हैं। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे हमारा टेरेस्टेरियल हैबिटेट की जो ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ सबसे पहले वाटर में ही हुई थी, उसके बाद में वो टेरेस्टेरियल बन गए थे। ठीक है, मतलब पानी से निकलकर अब जमीन पे आए, तो उनमें कुछ चेंजेस भी आए होंगे कि जब उन्होंने जमीन पर रहना स्टार्ट किया तो कुछ चेंजेस आए होंगे उनकी बॉडी में, तो उनके अकॉर्डिंग हमने उनको क्या क्या नाम दिया है, अब हम वो स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं टेरेस्टेरियल हैबिटेट की। ठीक है, जो जमीन पे रहने वाले, मतलब वाटर से अब जमीन पे आ गए हैं, लेकिन जमीन पे भी ये कहाँ रहते हैं। तो सबसे पहले वर्ड यूज हुआ है दैट इज कर्सोरियल। ठीक है, कर्सोरियल कैसे, फास्ट रनर, जो तेज दौड़ने वाले एनिमल्स है, जैसे टाइगर, लायन, ये सब कुछ क्या है, तेज दौड़ते हैं। इवन जो कॉकरोच है वो भी कर्सोरियल है। अब आप कंपैरिजन करोगे कि क्या वो इतनी तेज दौड़ सकता है, बट नहीं, अपने ग्रुप में जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनके ग्रुप में वो काफी तेज दौड़ सकता है। तो आपको याद रखना है, आपकी आगे आगे जब हम पढ़ेंगे तो वापस से चीजें मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी, बट आपकी बुक में देखना जब कॉकरोच को भी कर्सोरियल बताया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने इसलिए क्लियर किया है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम एक जगह हम चीता को बोल रहे हैं कि ये कर्सोरियल है, दूसरी जगह हम कॉकरोच को बोल रहे हैं कि ये कर्सोरियल है। कंपैरिजन हम उन्हीं के ग्रुप में कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम आर्थ्रोपोड्स को देखेंगे तो बाकी के कंपैरिजन में उसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स, उनके कंपैरिजन में कॉकरोच काफी तेज दौड़ता है, तो इसलिए हम उसको कर्सोरियल बोलते हैं। आप स्क्रीन पे इमेज भी देख रहे होंगे, है ना, इन सब सारे टर्म्स को हम एक इमेज के टर्म्स में याद रखने की कोशिश करेंगे। तो कर्सोरियल मीन्स फास्ट रनर, जो तेज दौड़ने वाले एनिमल्स हैं। देन फोसोरियल, फोसोरियल मतलब जो बरों में रहते हैं। बरो मतलब क्या होता है, बिल, जो बिल में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे स्नेक है ना, बिल में रहता है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाएंगे, दे आर फोसोरियल। नेक्स्ट अर्बोरियल, अर्बोरियल मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच लिव्स ऑन ट्री, ट्री के ऊपर रहते हैं, जैसे कि बंदर हो गया, लंगूर हो गया। ठीक है, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, अर्बोरियल। ठीक है, नेक्स्ट स्केंसोरियल, स्केंसोरियल मतलब जो वॉल्स पे चलते हैं, जैसे कि दीवार पे चलने वाले ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए, लिजार्ड, सबने देखा होगा घर पे। तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, जब हम लिजार्ड को देखेंगे तो हम क्या टर्म यूज करेंगे कि ये क्या है, ये स्केंसोरियल है, कि ये दीवार पर रेंग कर चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज एरियल, एरियल मतलब जो हवा में उड़ता हो, जैसे बर्ड्स हो गए। ठीक है, हवा में उड़ने वाले ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाएंगे,
एरियल। तो ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हैं, ठीक है। अब ये बार बार ये वर्ड्स यूज होंगे इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर के स्टार्टिंग में, इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ कि हम कोऑर्डिनेट्स तक की जब स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, तो ये सारे टर्म्स बार बार यूज होंगे, तो आप उस वक्त बार बार ना बताना पड़े आपको, अभी सारे जितने भी टर्म्स है क्लियर हो जाएंगे। इतना क्लियर है। अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं हैबिट को, ठीक है। अभी हैबिटेट हमने स्टडी कर लिया है, हैबिट अभी बाकी है, ठीक है। अब हम देखते हैं हैबिट को। आपने ये सारे वर्ड सुने होंगे, पहले भी सुने होंगे। अब हम इनका मीनिंग जानते हैं कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं इट इज सॉलिटरी, कि ये सॉलिटरी है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, बुक में तो सिर्फ सॉलिटरी लिख दिया गया है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो वो सारे टर्म्स हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सॉलिटरी मतलब जो अकेला रहता है, ठीक है, लिव्स अलोन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अकेले रहते हैं, ठीक है, ग्रुप में रहना नहीं पसंद करते, इंडिविजुअली अलग अलग रहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो टेपवर्म, जो टेपवर्म है वो अकेला रहता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलोनियल, नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये कॉलोनीज में रहते हैं। अब कॉलोनीज में रहने का मतलब क्या है, ऐसे तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है। तो उसके साथ में एक और चीज जुड़ी हुई है कि वो कॉलोनी में तो रहते हैं बट एक ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी में रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कि हनी बी हो गई, है ना, ऐसे ही जो आंट है ना, ये भी एक कॉलोनी में रहती हैं, तो ये एक दूसरे की हेल्प करती हैं। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली अपना काम करती हैं, नहीं, एक कॉलोनी में रहती हैं तो उसको मेंटेन करके रखती हैं और काफी टाइम तक एक ही कॉलोनी में रहती हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं लिव्स इन ग्रुप, कह सकते हैं एक तरीके से, बट हेल्प ईच अदर। इसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे हनी बी, ठीक है, कि एक छत्ते में रहती है हनीकॉम, है ना, सारी की सारी। नेक्स्ट हम बात करें ग्रीगेरियस, है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप नाम से भी समझ जाओगे, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ग्रीगेरियस भी ग्रुप में रहने वाले ही ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ग्रुप में रहते हैं बट एक दूसरे की हेल्प नहीं करते। अब इसका एग्जाम्पल है बहुत ही रिसेंट सा, बहुत ही फ्रेश एकदम, हम सबने न्यूज में खूब सुना था कि टिड्डी दल आया था, ठीक है। ये सब ग्रुप में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। जो टिड्डी है ये ग्रुप में रहता है बट ये एक दूसरे की हेल्प नहीं करता और ये मूव करता रहता है। अब हनी बी की जगह ये नहीं है कि एक बार अपना घर यहाँ पे बना दिया तो अब यहीं पे रहेंगे, नहीं, वो एक ग्रुप में मूव करता है और एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है उसको, सब अपना अपना फीड करते हैं, कॉलोनी में जरूर चलते हैं लेकिन एक दूसरे की हेल्प नहीं करते और वो ट्रांसफर करते रहते हैं एक दूसरा, मतलब मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं। तो ये दोनों के बीच में छोटा सा बेसिक डिफरेंस है। तो कई बार हम यूज कर लेते हैं ग्रीगेरियस की जगह हम कॉलोनियल यूज कर लेते हैं टर्म, जबकि ये गलत है, ठीक है। तो इसको भी लिख सकते हैं कि लिव्स इन ग्रुप बट डू नॉट हेल्प ईच अदर। इसका एग्जाम्पल है लोकस्ट, ठीक है, जिसको टिड्डी बोलते हैं। नेक्स्ट इज सेजाइल। सेजाइल का मतलब क्या है, ये भी कई जगह सुना होगा आपने, जो एक सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है, जो कि मूव नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता तो गलत होगा, जो चल नहीं सकता, मोटाइल नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसे कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि स्पॉन्जेस, ठीक है, पोरिफेरा के जो मेंबर्स हैं स्पॉन्जेस, वो एक जगह अटैच्ड रहते हैं, ठीक है, एक जगह समुद्र की सतह पे कहीं पे भी एक जगह एक सबस्ट्रेटम पे, एक प्लेटफॉर्म पे वो अटैच्ड रहेंगे और वो मूव नहीं करेंगे, मतलब चल के नहीं जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, जहां पे हैं वहीं अटैच्ड रहेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं सेसाइल, अटैच्ड टू ए सबस्ट्रेटम। इसका एग्जाम्पल हम लिख लेंगे पोरिफेरा, पोरिफेरा में भी स्पेसिफिकली स्पॉन्ज, ठीक है। तो ये टर्म्स क्लियर है। अब ये बहुत ही ज्यादा हम यूज करने वाले हैं, ये जो टर्म्स है ना, अब हर एक जब हम कोई क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब तक ये सारे वर्ड्स यूज होंगे। तो अब ये सारे टर्म्स क्लियर हैं, क्या है, हमने हैबिट डिस्कस कर लिया है, हैबिटेट डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक जो ऑर्गेनिजम्स है वो किससे बना है, वो सेल से बना है, टिश्यू से बना है, या ऑर्गन सिस्टम उसके अंदर है, मतलब उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है,
या फिर हम कह सकते हैं कि वो एक सिंगल सेलुलर है, कि वो बाकी सेल से मिलकर बना ही नहीं है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो अब हम इस एनिमल किंगडम में जो भी बात करेंगे वो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमने प्रोटिस्टा के बारे में बात कर ली थी जो कि एक यूनिसेलुलर था, बाकी हमने मोनेरा के बारे में बात कर ली थी सेकंड चैप्टर में। ठीक है, इस चैप्टर में हम स्पेसिफिकली एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज सेल लेवल या फिर सेलुलर लेवल। इस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि इट इज नथिंग बट ए एग्रीगेशन ऑफ सेल, मतलब इसमें बहुत सारे सेल एक साथ मिलकर एक एग्रीगेशन बना देते हैं। ठीक है, वो रहते एक साथ जरूर हैं बट वो एक टिश्यू की तरह फंक्शन नहीं करते हैं, वो हर एक सेल अपना फंक्शन खुद करता है कलेक्टिवली। ठीक है, एक साथ रह के। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो हमें देखने को मिलता है स्पॉन्जेस में, दैट इज पोरिफेरा। तो इसको हम लिखेंगे एग्रीगेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखेंगे पोरिफेरा। ठीक है, अब पोरिफेरा कैसा होता है आपने देखा होगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे हम। ये एक एग्जाम्पल है स्पॉन्ज का। ठीक है, ये एक सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये सेसाइल है। यहां पे ये जो आपको एक ओपनिंग दिख रही है दैट इज ऑस्क्यूलम। ठीक है, और इसमें ना कुछ पोर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ओस्टिया। ठीक है, ये जो पोर्स हैं ये कहलाते हैं ओस्टिया। अब अंदर की जो साइड है और ये जो खाली स्पेस बीच में आपको दिख रहा है ना, ये कहलाती है गैस्ट्रोसील। अब इसके अंदर की जो साइड में जो सेल्स हैं, कुछ ऐसे सेल्स रहते हैं जिनको हम कोलार सेल्स बोलते हैं, जो वाटर के फ्लो को मेंटेन करते हैं। इसमें पूरे हर जगह ऐसे ही, मतलब अंदर की तरफ ऐसे लाइनिंग रहती है। इसको क्यानोसाइट भी कहते हैं एंड कॉलर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक जस्ट एक एग्रीगेशन ऑफ सेल्स है। ठीक है, और अपना एक फंक्शन करते रहते हैं ये सेल्स एक साथ मिलकर। ये टिश्यू की तरह काम नहीं कर रहे, इन्होंने टिश्यू नहीं बनाया है, तो ये कहलाएगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पोरिफेरा की जब भी बात आएगी तो हम क्या कहेंगे कि ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, सेलुलर लेवल। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिश्यू लेवल की। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप बात समझ रहे हो। ओके, एक चीज हम देख लेते हैं कि हमेशा पहले सेल आया था। ठीक है, एक सिंगल सेल बना, उसके बाद में एक ग्रुप ऑफ सेल बना जो कहलाएगा टिश्यू। टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे एंड उसके बाद में ऑर्गन सिस्टम बनेगा। जैसे ह्यूमन बींग्स की हम बात करें तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा तो नहीं है कि हमारा एक सिंगल सेल ही काम कर रहा है, सारे सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर एक ऑर्गन बना रहे हैं और कई सारे ऑर्गन मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करती हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो हमने इसको सिस्टम क्यों बोला है, अकेला स्टमक तो नहीं इंक्लूडेड है कि सिर्फ ऐसा नहीं ना कि सिर्फ स्टमक है वो खाने का डाइजेशन कर रहे हैं, नहीं, उसके साथ में ईसोफेगस भी है जो वहां तक खाना लेके जा रही है। ठीक है, उसके बाद में इंटेस्टाइन भी है जो वहां पे खाने का डाइजेशन प्लस उसका एब्जॉर्प्शन भी करवा रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सारी चीजें, कई सारे ऑर्गन एक साथ अटैच्ड हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ऑर्गन सिस्टम कहलाएंगे। बट जब एक सेल काम करता है, एग्रीगेशन ऑफ सेल काम करता है, तो वो कहलाता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब एक यहाँ पे हो सकता है एक छोटा सा कंफ्यूजन आया हो, आप सोच रहे होगे कि जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, उनमें क्या होगा, क्योंकि ये तो हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, है ना। जो पोरिफेरा है ये तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें होता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है, तो उसका प्रोटोप्लाज्म ही सारे काम कर रहा है, वही रेस्पिरेशन भी करेगा, एक्सक्रीशन भी करेगा, डाइजेशन भी करेगा, है ना, फूड को भी इनगल्फ करेगा। मतलब एक सिंगल सेल अपने सारे काम खुद कर रहा है। ठीक है, तो वो कहलाएगा प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हम एनिमल किंगडम में बात नहीं करेंगे उसके बारे में, क्योंकि एनिमल किंगडम में तो सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, टिश्यू आपको समझ में आ गया, ये होगा सीलन ट्रेट्स में। जो सीलन ट्रेटा ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल इसमें हम पढ़ेंगे जैसे हाइड्रा हो गया,
ओरेलिया हो गया, जेलीफिश जिसको बोलते हैं, है ना, ये सारे ऑर्गेनिजम्स इसके अंडर आते हैं। तो इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। मतलब अभी अभी ऑर्गन नहीं बने हैं, ना ही ऑर्गन सिस्टम बना है, लेकिन सेल से एक ग्रेड अप हो गए हैं। ठीक है, ये देखो जहां से हमने स्टार्ट की है पोरीफेरा से, पहले तो हम टर्म से डिस्कस कर रहे हैं। जब हम बात करेंगे पोरीफेरा से लेकर सीलेंट्रेटा और उसके बाद में प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, है ना, एनेलिडा, जब हम बाकी के ऐसे ग्रुप्स में बात करेंगे तो ये सब कुछ अपग्रेड होता जाएगा, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। तो सबसे सिंपल तो सेलुलर लेवल ही है और सबसे सिंपल पोरीफेरा है। तो इसमें हो गया सेलुलर लेवल। देन टिश्यू लेवल किसमें आएगा? सीलेंट्रेटा के अंदर, कि एक टिश्यूज बन गए हैं, अब मिलकर एक फंक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट विल बी ऑर्गन लेवल, कि अब एक ऑर्गन भी डेवलप हो गया है, कि उनके एक्सक्रीशन के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गन काम करेगा। ठीक है, तो जहां ऑर्गन डेवलप हो गया वो कौन सा ग्रुप है? प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या है, कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? दैट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाएगा। ठीक है, मतलब अब एस्केल्मिन्थेस से लेकर उसके हायर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे, जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स आएंगे, वो सारे क्या कहलाएंगे? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर। इतनी बात क्लियर है? बहुत ही बेसिक सी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं बॉडी प्लान की। आपने एक नाम सुना होगा, ट्यूब विद इन ए ट्यूब एंड ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ठीक है, अब हम बात करेंगे बॉडी प्लान की। कि इनका बॉडी प्लान कैसा है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ठीक है, सैक का मतलब समझते हो? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक झोला समझ लो जिसकी एक ओपनिंग है। ठीक है, एक बैग समझ लो, झोला, थैला, कुछ भी समझ लो, एक बोरा समझ लो, उसकी एक ओपनिंग है, लेकिन अंदर से वो नीचे की तरफ से पूरा क्लोज्ड है ना। तो वो जो सैक है उसमें एक सिंगल ओपनिंग है, दूसरी ओपनिंग कैसी है? क्लोज्ड है, तो वो कहलाएगा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनमें सिर्फ माउथ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उनमें एनएस नहीं रहती है, तो माउथ ही उनकी ओपनिंग भी है, मतलब वहीं से वो खाना लेते हैं एंड एक्सक्रीट भी वो वहीं से करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे। कैसा प्लान है, बॉडी प्लान है उनका? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। ठीक है, ये आप डायग्राम में देखो, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, दोनों दिखाई दे रहे होंगे, ट्यूब विद इन ए ट्यूब एंड ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। अब जो ट्यूब विद इन ए ट्यूब है, इसका मतलब क्या है? ऐसा समझो कि ये हमारी बॉडी वॉल है। ठीक है, ये हमारा, समझ लो, हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसा मैं आपको दिखाई दे रही हूँ इन फ्रंट, फ्रॉम द फ्रंट साइड, ये बॉडी वॉल है। अब इसके अंदर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, कि जो इसोफेगस यहीं से जा रही है ना, तो वो एक ट्यूब है, मतलब सिलेंड्रिकल एक बॉडी है हमारी, ऐसा समझो, और उसके अंदर एक ट्यूब है। तो बाहर वाली भी ट्यूब और अंदर वाली भी ट्यूब, तो ट्यूब विद इन ए ट्यूब, एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब। ठीक है, और इस ट्यूब की एक ओपनिंग यहाँ पे है और एक ओपनिंग यहाँ पे है, मतलब ये माउथ वाला पार्ट हो गया, ये एनएस वाला पार्ट हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ? इस ट्यूब में ओपनिंग है, लेकिन वो ट्यूब कैसी थी? जैसे ऐसा समझ लो, ये थोड़ी देर पहले जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, इसकी ओपनिंग कैसी है? इसमें तो सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग है, यहां से एक सिंगल ओपनिंग है। आप इसको माउथ कह लो, एनएस कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब एक ही ओपनिंग है। दूसरा तो ब्लाइंड सैक है, फोल्ड बन रहा है, ब्लाइंड सैक। तो ये वाला क्या कहलाएगा? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। एंड ये वाला क्या कहलाएगा? ट्यूब विद इन ए ट्यूब। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस में लिवर फ्लूक हो गया। ठीक है, वो कैसा ऑर्गेनिज्म है? वो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान वाला है। ठीक है, कि उसमें एक सिंगल ओपनिंग ही होती है। तो ऐसे अगर हम इसका एग्जांपल ले, ट्यूब विद इन ए ट्यूब, तो आप इसको अर्थवर्म को इमेजिन कर लो, है ना। अर्थवर्म को अगर हम बनाने की कोशिश करें तो उसकी बॉडी बाहर से कुछ ऐसी दिखाई देती है। ठीक है, और ये बाहर से उसकी बॉडी है ना, जो सेगमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, और अंदर उसका जो गट वाला पोर्शन है। ठीक है, ये है। तो ये भी एक ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिखाई दे रहा होगा, बॉडी प्लान दिखाई दे रहा होगा।
ट्यूब विद इन ए ट्यूब। तो ठीक है, ये एनालिड्स में पाया जाएगा। तो इतनी बात क्लियर है आपको। ये कुछ हमने आज सिर्फ गिनती के 3-4 टर्म्स ही डिस्कस किए हैं। अब अगले, क्योंकि ये छोटे छोटे लेक्चर रखेंगे ताकि आपको एक दिन में जितना याद हो पाए आप उतना याद कर लें। कल पे मत छोड़ना चीजों को कि हम बाद में देख लेंगे, इनको एक साथ याद करते जाओ। क्योंकि अब जब हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो हम इनको बार बार डिफाइन नहीं करेंगे, हम सीधा इनको यूज करेंगे। ठीक है, कि दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करेंगे तो इट इज सेसाइल। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया सेसाइल, तो आपको खुद समझना है कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो आज इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आगे के कुछ टर्म्स है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।